तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं 9.3 टॉपिक आपका, और जो कि है इवोल्यूशन। तो एक्चुअल में जो वर्ड है इवोल्यूशन वो क्या होता है, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा था, हेरिडिटी देखा था, और अब हम देखेंगे इवोल्यूशन क्या होता है। तो देखिए इवोल्यूशन की अगर मैं सिंपल एक लैंग्वेज में आपको बताऊं, सिंपल टर्म में, तो किसी भी स्पीसीज़ का सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना ही इवोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल जो एप्स थे, ठीक है, जिनसे ह्यूमंस बने हैं, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, वो बहुत सिंपल थे, ठीक है। वो लैपटॉप यूज़ नहीं करते थे, वो कंप्यूटर यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। वो बहुत सिंपल, उनका एक जो लाइफस्टाइल था काफ़ी सिंपल था, ठीक है। वो मतलब हंटिंग करते थे और आग जलाकर खाना वाना थोड़ा बहुत उन्होंने सीख लिया था। बट आज का ह्यूमन बीइंग जो है, आज का जो इंसान है, वो कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है। ये वीडियो मैं कब शूट कर रहा हूँ और आप कब इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ रिकॉर्ड हो सकती है, कितना ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो चुकी है। तो हम क्या हुए हैं, हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ गए हैं, ठीक है। इसी चीज़ को क्या है, इसी चीज़ को हम बोलेंगे इवोल्यूशन, ठीक है। अब जो हमारे पहले जो थे, जिनसे हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स बने, वो क्या हुए, हमारे एंसेस्टर हुए। जैसे कि एप्स, वो सब हमारे क्या हुए, एंसेस्टर हुए, ठीक है। वो उनमें ही चेंजेस आते चले गए और काफ़ी ईयर्स, एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक अलग ही स्पीसीज़ हमारी बन गई, ठीक है। तो ये था हमारा इवोल्यूशन। इसके बाद इवोल्यूशन के बाद आपको एक बात इसमें बतानी और ज़रूरी है, इसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊँगा, ठीक है। आपकी जो बुक है उसके अंदर एक इलस्ट्रेशन दे रखा है 9.3.1, ठीक है। ये जो इलस्ट्रेशन है, ये मैं अगर आपको शो करूंगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इस इलस्ट्रेशन के अंदर कुछ नहीं दे रखा, सिंपल इवोल्यूशन के बारे में ही बता रखा है कि इवोल्यूशन क्या होता है। तो आप देख सकते हैं ये इलस्ट्रेशन, इसके अंदर क्या दे रखा है, देखिए 3 केसेस दे रखे हैं इसके अंदर, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। मैं तीनों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता जाऊंगा। देखिए एक कुछ बीटल्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। वो बीटल्स हमारे कुछ हैप्पीली प्लांट के ऊपर कुछ रह रहे थे, ठीक है। उनमें क्या हुआ, अब उनका कलर कैसा था, उनका कलर रेड कलर था, ठीक है। अब उन्हें रेड कलर की वजह से ग्रीन कलर पर आसानी से देखा जा सकता था। और जो क्रोज थे, ठीक है, क्रोज क्या करते थे, रेड वाले बीटल्स को आसानी से खा लेते थे, ठीक है। जिसकी वजह से जो बीटल्स थी उनके ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि ऐसे चलता रहा कि जो क्रोज हैं वो बीटल्स को खाते रहे। मैं फर्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और फिर एक बार क्या हुआ कि जो कि ये जो बीटल्स हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि वेरिएशंस आएंगी, ठीक है। पढ़ा है ना आपने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या हुआ कि एक बार बाय चांस रेड बीटल्स में एक ग्रीन कलर का बीटल हमारा यहाँ पर आ गया बाय चांस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है तो इस वजह से हो गया कि एक ग्रीन कलर का बीटल आ गया। अब क्या हुआ कि ग्रीन कलर का बीटल ग्रीन कलर की लीफ पर नहीं दिखता, ठीक है। जिसकी वजह से उसने, उस ग्रीन कलर के बीटल ने अपनी जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास ऑन कर दिया, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर का बीटल तो क्रोज से बच गया, ठीक है। बट जो रेड कलर के बीटल्स थे उन्हें कौन खा जा रहे थे, उन्हें क्रोज खा जा रहे थे, ठीक है। तो ग्रीन कलर का बीटल बच गया और उसने अपनी जीन्स आगे पास ऑन कर दी, ठीक है। बट इसकी वजह से क्या हुआ कि ग्रीन कलर के बीटल तो बचते चले गए और रेड कलर की बीटल्स को कौन खाते चले गए, क्रोज खाते चले गए, ठीक है। बट वो ग्रीन वालों को देख नहीं पा रहे थे। फिर जब ये प्रोसेस आगे बढ़ी तो क्या हुआ कि जो रेड वाली थे उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई और जो ग्रीन वाले थे उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। और फिर एक ऐसा समय भी आया जब रेड वाले की पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो गई, जिन्हें हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट हो गए, और ग्रीन वाली की पॉपुलेशन ही बची, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड, जो चीज़ रेड से शुरू हुई थी वो चीज़ कहाँ पर जाकर खत्म हुई, ग्रीन। तो कंप्लीटली ही इसमें चेंज आ गया, ठीक है। और ये चेंज किस लिए आया, ये चेंज आया अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, फॉर इट्स सर्वाइवल, ठीक है। अपने आप की जो जान बचाने के लिए ये चेंज आया। फिर एक सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस के अंदर देखिए क्या हुआ कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो क्या होगा, वेरिएशंस तो आनी है ही। तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्रीन की जगह ब्लू कलर आ गया, ठीक है। कोई भी कलर आ सकता है, ब्लू कलर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल वो भी रह रहे हैं, रेड वाले भी रह रहे हैं, ब्लू वाले भी रह रहे हैं। तो जो क्रोज थे वो रेड वालों को भी खा लेते थे और ब्लू वालों को भी खा लेते थे, क्योंकि ग्रीन के ऊपर ब्लू भी आसानी से दिख ही जाता था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि जो एलिफेंट आया और एलिफेंट ने क्या करा, जो लीफ थी वो क्रश कर दी,
ठीक है, और कोइंसिडेंसली वो लीफ क्रश हुई जिसके ऊपर सारे रेड बीटल्स रहते थे, उसने उसके ऊपर अपना पैर रख दिया, एलिफेंट फुट, ठीक है। और ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, ठीक है, हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस मान रहे हैं यहाँ पर। तो ये कोइंसिडेंस था कि एलिफेंट ने रेड वालों के ऊपर सबके ऊपर पैर रख दिया और वो सभी मर गए, ठीक है। यहाँ पर कौन बचा, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ हमारे जो ब्लू वाले बीटल्स थे वो बचे, ठीक है। अब ये सिर्फ ब्लू वाले बचे हैं, तो ये क्या होंगे, यही आगे रिप्रोड्यूस करेंगे और ब्लू हमारी कम्युनिटी तैयार हो जाएगी बीटल्स की। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रेड से ब्लू कम्युनिटी तैयार हुई, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि एकदम से जो फ्रीक्वेंसी है, जीन्स की फ्रीक्वेंसी है, उसके अंदर सडन चेंजेस आते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गए हमारे दो केसेस, बट याद रखिएगा जो फर्स्ट केस था उसके अंदर तो सर्वाइवल के लिए जो चेंजेस थे, वेरिएशंस थी वो आई थी, बट यहाँ पर कोई भी सर्वाइवल के लिए नहीं आई थी। यहाँ पर तो सिर्फ एक ऐसी वेरिएशन आ गई और फिर कोइंसिडेंटली उसने पैर रख दिया और नई हमारी एक स्पीशीज तैयार हो गई। अब फिर क्या हुआ थर्ड केस में, थर्ड केस हमारा कोई भी इवोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। थर्ड केस में क्या हो रहा है, थर्ड केस में सिर्फ आपको जो एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट के बीच में एक डिफरेंस बताने की कोशिश करी गई है। अभी मैं बताऊंगा एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर कुछ बीटल्स थे जो एक लीफ के ऊपर रहते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो जो लीफ थी, वो जो प्लांट था, उसके अंदर डिसीज़ होना वो स्टार्ट हो गया। जब वो डिसीज़ होना स्टार्ट हुआ तो उसकी जो लीव्स थी वो गिरनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, और उतना प्रॉपर फूड उन बीटल्स के लिए अवेलेबल नहीं था। अब जब उन बीटल्स को उतना फूड नहीं मिलेगा तो वो माल नरिश्ड हो जाएंगे, ठीक है, उनका साइज़ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इनका साइज़ क्या हुआ, बीटल्स का रिड्यूस कर गया, ठीक है। अब इनका साइज़ रिड्यूस करा तो इनके जो आने वाली प्रोजेनी थी उनका भी, क्योंकि वो भी माल नरिश्ड होंगे, जो आने वाली प्रोजेनी होगी, तो उनका भी साइज़ रिड्यूस्ड ही था, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या रहा, उसके बाद वो प्लांट जो है उसमें से डिसीज़ चली गई और वो दोबारा से ग्रो करने लगा। जब ये प्लांट ग्रो करने लगा और लीव्स दोबारा आने लगी तो ये जो प्रोजेनी आई थी इसने अच्छे से खाना शुरू करा और इसकी ग्रोथ अपने जो पहले एंसेस्टर थे उनकी तरह हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ क्या बताती है, यहाँ पर ये चीज़ ये बताती है कि अगर कोई चेंज आपकी बॉडी के अंदर आता है, बॉडी मीन्स नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर कोई चेंज आता है, तो वो इनहेरिटेड नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर ये मैं चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट। देखिए दो टाइप के ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब बताता हूँ एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट। तो जो हमारे एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं वो क्या होते हैं और इनहेरिटेड ट्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं। जो हमारे एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं वो ट्रेट्स होते हैं, वो ट्रेट्स का मतलब कि वो आप एक एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, कैरेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। वो कैरेक्टर हैं जो एक ऑर्गेनिज्म, एक पर्सन अपने लाइफ ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग लाइफ इसे वो एक्वायर करता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बताऊं तो अगर कोई पर्सन है, मान लीजिए कोई पर्सन है और वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बट ड्यूरिंग लाइफ टाइम उसका क्या हुआ कि उसकी एक पैर नहीं रहा, ठीक है, मान लीजिए कोई पैर नहीं रहा उसका, ठीक है, या फिर उसकी जो आइज़ थी वो ख़राब हो गई, ठीक है, कोई भी ऐसा चेंज आया, नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कोई भी चेंज आ गया, ठीक है, या फिर वो कुछ और भी हो सकता है। मान लीजिए इसने स्विमिंग सीख ली, ठीक है, इसने मसल बिल्ड कर ली, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी मसल्स बिल्ड हो गई, ठीक है, ये सारे क्या है हमारे एक्वायर्ड ट्रेट। तो अब यहाँ पर सोचिए ज़रा कि क्या अगर ये रिप्रोड्यूस करेगा और इसकी आगे जाकर प्रोजेनी होगी, तो क्या अगर मान लीजिए इसकी मसल्स बहुत ज़्यादा हैं, ये बॉडी बिल्डर है, तो क्या इसका बच्चा जन्म से ही बॉडी बिल्डर होगा बाय बर्थ, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। या अगर इसकी एक लेग नहीं है तो क्या इसका जो बेबी होगा उसकी भी एक लेग नहीं होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर इसकी आइज़ ख़राब हैं तो क्या इसकी बेबी की भी आइज़ ख़राब होंगी, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जितने भी चेंजेस आए हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव जो इसका सिस्टम है, ये गैमीट्स के, मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है कि गैमीट्स के अंदर ये चेंज नहीं आए हैं, ठीक है। गैमीट अगर ये मेल है तो गैमीट क्या बना रहा है, ये नॉर्मल स्पर्म बना रहा है, और अगर ये नॉर्मल स्पर्म बना रहा है तो फिर जो बेबी होगा वो भी नॉर्मल ही होगा। ये जितने भी चेंजेस आए हैं, अगर मान लीजिए लेग नहीं है, ठीक है, तो लेग नहीं है तो लेग की जितनी भी टिश्यूज एंड सेल्स हैं वहाँ पर चेंज आए हैं, उसका जो इसका टेस्टिकल्स हैं, टेस्टिकल्स और स्पर्म, उससे क्या लेना देना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल स्पर्म फॉर्मेशन होगा, नॉर्मल बेबी होगा, ठीक है। बट
इन्हें हमने क्या बोला, एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है, जो पास ऑन नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर किसी के फादर को स्विमिंग आती है, कोई बहुत अच्छा स्विमर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके जो सन होगा उसे भी स्विमिंग आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स में आते हैं। अब बात हमारी बात इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो देखिए इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं कि जो हम बाय बर्थ हम हमारे अंदर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन कलर है, ठीक है, ग्रीन कलर के जो बीटल्स थे उनका क्या होगा, उनकी जो प्रोजेनी होगी आने वाली वो ग्रीन ही होगी, ठीक है। और इसमें आप और भी बहुत सारे इसमें एग्जांपल हो सकते हैं कि अगर कोई कलर है, कोई फादर और मदर का अगर कोई कलर है, कोई सिमिलर कलर है, तो बहुत चांसेस हैं कि बेबी का कलर भी सिमिलर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पर चेंज ये आ रहा है, इनहेरिटेड का मतलब क्या है कि वो चीज़ उनके जीन्स के अंदर चली गई है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। जीन्स के मतलब कि उसके डीएनए के अंदर, उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर। तो अगर कहीं जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज आएगा, देयरफॉर जो गैमीट्स हैं उनके अंदर चेंज आ जाएगा, ठीक है। गैमीट्स के पास क्या है भी, जेनेटिक मटेरियल ही तो है। तो जहाँ पर भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज आएगा वो चीज़ पास ऑन होती चली जाएगी जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, और उन्हें हम बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। अब इसमें एक आपका एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक के अंदर, एक तो यही एग्जाम्पल है, ठीक है, जो आपका बीटल वाला है। बीटल में देखिए, बीटल के केस में क्या हुआ था कि पहले आसानी से बीटल्स रह रहे थे, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से क्या बोलते हैं खाना था। उसके बाद क्या हुआ, डिसीज़ आ गई। डिसीज़ आने के बाद बीटल्स का साइज़ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। बीटल्स का साइज़ रिड्यूस हुआ मतलब कह सकते हैं आप, पहले वो मोटे थे वो पतले हो गए, ठीक है, पतले हो गए, बट उनके जीन्स के अंदर तो अभी तक कोई चेंज नहीं आया ना, जीन्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। अब उन पतले बीटल्स ने रिप्रोड्यूस करा तो उनके बच्चे तो नॉर्मल ही होंगे, नॉर्मल जीन्स ही रहेंगे उनके अंदर। अब उन्हें फिर से खाने के लिए हमने बहुत सारा दे दिया तो वो बच्चे पतले थे तो फिर मोटे हो गए, ठीक है। तो यही चीज़ थी जो आपका लास्ट वाला केस था, थर्ड केस जो मैंने डिस्कस करा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक के अंदर, वो है माइस का। सपोज कीजिए कि हमने कुछ माइस लिए, कुछ चूहे लिए, ठीक है, और उन चूहों का क्या करा हमने, जो टेल होती है, ठीक है, टेल जो होती है ना, वो हमने क्या कर दी, उन चूहों की कट कर दी। ये टेल हमने कट कर दी, दो माइस लिए, एक ये और एक और, दोनों की हमने क्या कर दी, टेल कट कर दी। और टेल कट करने के बाद हमने क्या करा, हमने इन दोनों को रिप्रोड्यूस करवाया, मेटिंग कराई दोनों की। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इनकी जो आने वाली प्रोजेनी होगी उसके अंदर ये टेल होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। इसका सिंपल सा आंसर है कि उनकी टेल होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर टेल कट करी है, जैसे मैंने अभी आपको लेग वाला एग्जांपल दिया पर्सन की, अगर आपने टेल कट करी है तो उससे स्पर्म का और ओवम का क्या मतलब है, ठीक है, वहाँ तो कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, वो स्पर्म नॉर्मली बना रहा है और ओवम नॉर्मल बना रहा है, और अगर नॉर्मल बन रहे हैं तो बेबी भी तो नॉर्मल होगा जिसकी पूंछ होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ज़रा सी कुछ चार्ल्स डार्विन के बारे में, ठीक है। चार्ल्स डार्विन हमारे एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करा, ठीक है, और इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन नाम का भी एक चीज़ दी थी जिसने बहुत बड़ा एक रोल प्ले करा इवोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन जब 22 साल के थे तो वो अपने एक समुद्री यात्रा पर वो निकल गए, ठीक है। और सबसे पहले मैं इनका जो बर्थ है वो बता देता हूँ आपको। तो 1809 से, वैसे कहीं भी ज़रूरत होती नहीं बट फिर भी 1809 से ये 1882 तक जिंदा रहे, ठीक है। अब ये क्या करा इन्होंने, ये एक समुद्री यात्रा पर निकल गए जब ये 22 साल के थे, ठीक है, और ये साउथ अमेरिका पहुंचे, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने जो आइलैंड थे वहाँ पर इन्होंने जा कर के देखा कि कुछ जो बर्ड्स थी, कुछ वहाँ पर बर्ड्स थी जो उनकी बीक थी उनमें काफ़ी डिफरेंस था, ठीक है। और इन्होंने देखा कि ऐसी कुछ बर्ड्स जो हैं वो दूसरी जगह भी पाई जा रही हैं। तो फाइनल इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन निकाला वो ये था कि ये सारी बर्ड्स एक ही स्पीसीज से अराइज हुई हैं, ठीक है। और ये फिर जैसे जैसे इनमें कंपटीशन बढ़ता गया, ठीक है, खाने के लिए, ये अलग अलग उसमें चेंज होती चली गई, ठीक है। तो नेचर के हिसाब से इन सभी के अंदर चेंज आते चले गए, ठीक है। फिर इन्होंने आकर उस चीज़ पर स्टडी करी और देखा कि ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं, ठीक है। और फिर मेंडल और ये दोनों ही अपना अलग अलग काम कर रहे थे, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब आप एक चीज़ यहाँ पर समझ सकते हैं, वो क्या है कि डार्विन ने जो अपनी थ्योरी दी, वो डार्विन ने किसके बारे में बताया कि कोई भी चीज़ सिंपल से कहाँ जा रही है, कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही है, डार्विन ने ये चीज़ बताई, ठीक है। मेंडल ने हमें क्या बताया था, मेंडल ने बताया था कि जो इनहेरिटेंस है किसी भी ट्रेट का, किसी भी कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, ठीक है,
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसी भी ट्रेट, किसी भी कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, ये हमें किसने बताया था? मेंडल ने बताया था। ठीक है, कोई भी चीज़ सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रही है, ये कौन बता रहा है? चार्ल्स डार्विन बता रहे हैं। ठीक है, बट किसी ने भी ये नहीं बताया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। इन्होंने बता दिया ऐसे जा रहा है, इन्होंने बता दिया सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, मान ली बात, बट ओरिजिन कैसे हुआ, लाइफ अर्थ पर स्टार्ट कैसे हुई, ठीक है, ये किसी ने भी नहीं बताया। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सी थ्योरीज निकली। ठीक है, आप जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी आपको थ्योरी निकलेंगी। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया। ठीक है, मतलब कोई लोग कहते हैं कि ऐसे ही लाइफ जनरेट हो गई। ठीक है, कोई गॉड हैं, उन्होंने लाइफ बना दी। ठीक है, कोई कहता है कि आउटर स्पेस से कुछ स्पोर्ट्स आ गए, उनसे लाइफ बन गई, उनसे लाइफ जर्मिनेट हो गई। ठीक है, बट अभी तक जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है, ठीक है, वो हमारी मॉडर्न थ्योरी है। और ये जो मॉडर्न थ्योरी है, ये देखिए क्या कहती है, केमिकल इवोल्यूशन की बात करती है। केमिकल इवोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी बुक में भी ये चीज़ दे रखी है। केमिकल इवोल्यूशन की बात का क्या मतलब है यहाँ पर, कि कोई भी जो लाइफ है वो हमारे कुछ मॉलिक्यूल से हमारी मिल करके बनी है। ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल्स हैं क्या? बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज, इन सभी से मिलकर के बनी है। अब देखिए, अमाइनो एसिड्स मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना गया कि इन सभी को मिला करके हमारी जो लाइफ है वो बनी। इन सभी को मिला करके छोटे जो सेल्स हैं वो बने, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, और फिर फर्दर कॉम्प्लेक्सिटीज आती चली गई। ठीक है, और यूरे और मिलर, इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करा। और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने वो सारी कंडीशंस ली जो अर्थ पर किसी टाइम पर एग्जिस्ट करती थी। देखिए, पहले ऐसा माना जाता है कि अर्थ पर अब जैसी कंडीशंस नहीं थी। अर्थ पे टेम्परेचर जो था वो पहले बहुत हाई था। टेम्परेचर अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी उबल जाता है। ठीक है, इतना टेम्परेचर नॉर्मली था। फिर उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते थे। और सबसे बड़ी बात कि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की जो लेवल है, फ्री मतलब ये जो ऑक्सीजन है इसका लेवल एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही रिड्यूस था, बहुत ही कम था। ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर मीथेन गैस थी। ठीक है, ये सब गैसेस प्रेजेंट थी, बट ऑक्सीजन बहुत कम थी। वाटर वेपर्स थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, लाइटनिंग होती रहती थी। लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कती रहती थी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जब बिजली कड़कती थी तो फिर यही वाटर जो है वो इसमें से टूटा और ऑक्सीजन हमारी फिर आती चली गई। ठीक है, यही सारी चीज़ें उन्होंने क्या करा, यही सारी चीज़ें उन्होंने अपने एक ट्यूब के अंदर करी। ठीक है, लाइटनिंग, उन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगा दी, उन्होंने ट्यूब लगा के लाइटनिंग प्रोड्यूस करी, ये सारे गैसेज रखी, और ये इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करा कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। और इसीलिए ये जो थ्योरी है वो अभी तक की जिसे हम कह सकते हैं वेल रिकॉग्नाइज थ्योरी है, अभी तक जो मानी गई है। ठीक है, और इसके अंदर हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें बनाई, इन्होंने बताई कि जो लाइफ स्टार्ट हुई वो वाटर से स्टार्ट हुई। ठीक है, वाटर के अंदर से, मतलब कि पहले वाटर के अंदर लाइफ आई और उसके बाद धीरे धीरे वो टेरेस्ट्रियल होती चली गई। ठीक है, तो ये यूरे और मिलर्स का हमारा एक्सपेरिमेंट था।